हाय गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले हमने पढ़ लिया था क्या वीबीटी के बारे में हमने डिस्कस कर चुका था। मैंने बता दिया था जी वीबीटी क्या है, कैसे है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट से निकाल करके, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए वीबीटी में और एफईटी में क्या डिफरेंस था। वीबीटी कहता था क्या कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा बोला था वीबीटी। और इस केस में एक और चीज़ दिया था, जो लिगेंड जो होता है उस लिगेंड का हमने स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करते थे, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते थे। तो ये होता था वीबीटी के बारे में, राइट। अब बात करते हैं हमको सीएफटी के बारे में। सीएफटी क्या कहता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके केस में क्या होता है, जो लिगेंड को हम देखते हैं, ये लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, और उसी के बिहाफ पे हम बात करते हैं। तो इस केस में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होना चाहिए। मैंने ये जब भी आपको नीट हो या फिर एडवांस का कोई नीट हो या जेई का, जेई एडवांस की बात करें खासकर, और इस केस में क्या होता है कि कभी भी आपको देता है जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसका आपको पूछता है हाइब्रिडाइजेशन बताइए, या फिर डायमैग्नेटिक या मैंने मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, या म्यू का वैल्यू पूछता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता, तो हमको इससे ही निकालना पड़ता है। क्योंकि वीबीटी वहाँ पे फेल कर जाता है, क्योंकि जो वीबीटी ये कहता है जो कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी हम उसको निकाल पाएंगे, राइट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सीएफटी के केस में पहला पॉइंट क्या होता है। द लिगेंड आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। जैसे कि जो लिगेंड को हम पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, लिगेंड क्यों पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि लिगेंड जो होता है एज ए पॉजिटिव, यानी कि लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जब ये डोनेट कर रहा है तो कोई ना कोई तो इसके ऊपर चार्ज होगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। जब लोन पेयर दे रहा था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करे यानी कि दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, इसके शुड भी पॉजिटिव चार्ज। हमने देखा था ये जो होता है Na++ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉइंट चार्ज पहला पॉइंट बोला गया, जो पॉइंट चार्ज मानिए। आपको पॉजिटिव निगेटिव के बारे में डिस्कस नहीं किया, पॉइंट चार्ज मानिए। दूसरा बात देखिए, हम बताएंगे आपको आगे चल कर। दूसरा देखिए, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। सी हियर। अब देखिए, सेंट्रल एटम की बात करें, यानी कि सेंट्रल मेटल की बात करें या एटम की बात करें और लिगेंड की बात करें, अगर कहता है जी इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज मान लो, इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए, तो इसके बीच में कहता है इंटरेक्शन। तो ये संभव है मेटल के ऊपर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये संभव है। मैं आगे चल कर दिखाऊंगा जो मेटल के ऊपर में माइनस चार्ज रहता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसके ऊपर मान लेता हूँ प्लस, तो इसके ऊपर मान लेता हूँ माइनस, ठीक है। क्योंकि ये लोन पेयर इसके पास बहुत ज़्यादा है, लोन पेयर बहुत ज़्यादा, तो मैं मान लिया जो निगेटिवली चार्ज है, ऐसा मान लिया। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से इसको खींचेगा, है ना। वही चीज़ें लिखा हुआ है, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे कि ये अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये अपना आसानी से Fe को डोनेट किया। ये Fe तब होगा जब जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बोलता है जी एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए लिगेंड के ऊपर, तो पॉइंट चार्ज लिगेंड के ऊपर मान लेंगे तो सेंट्रल एटम के ऊपर भी मानना पड़ेगा, तभी तो दोनों का इंटरेक्शन होगा। तो यही बोला, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, राइट। ओके, अब एक चीज़ देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास डोनेट कर रहा हूँ, इसके पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन भी है और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव अगर पॉइंट चार्ज मानते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तभी। नहीं तो ये इसके बीच में रिपल्सन होता, अगर ये ज़्यादा होता तो रिपेल कर देता। बट इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोन पेयर इंटरेक्ट होकर के इसके पास जा रहा, इसका न्यूक्लियस खींच रहा। तो यही लिखा है, देयर इज रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में रिपल्सन है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और हमारे पास इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के पास रिपल्सन होगा। लेकिन इससे ज़्यादा किसका ये इंटरेक्शन है, इससे ज़्यादा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से रिपल्सन काम नहीं करता। सेम एज आप देख सकते हैं, ये 111 है, तो इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास भी है,
इसके पे ये भी तो रिपल्सन होता है, लेकिन इसके लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे ये बॉन्ड बनता कैसे है। खैर अभी इसके लिए हम लोग डाइवर्ट ना हो। तो क्या होता है, देयर इज रिपल्सन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इस लिगेंड का भी इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम, सो एनर्जी इंक्रीजेज, यानी कि रिपल्सन हो रहा है इसलिए इन दोनों के बीच में एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, एफ ई आएगा, ये लिगेंड लेकर के आएगा, ऐसे ऐसे होगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है और रिपल्शन है। एक्चुअल में इंटरेक्शन है तो भी आ रहा, लेकिन रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है, सो एनर्जी इंक्रीजेज। 3 पॉइंट मैंने सीखा। क्या सीखा, लिगेंड पॉइंट चार्ज को मानते हैं और लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। थर्ड बोलता है ये लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम के बीच में दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। 3 बातें हम पढ़े। अब देखिए ये मुख्य रूप से सारी बातों को जड़ यही है, यही सारी चीज़ें को मैंने आपको समझाऊंगा, ये सारी चीज़ें यही है, इसी से सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो लिगेंड्स के बाद भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और सेंट्रल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। ये चीज़ें याद रखिए, ये चीज़ें ही मैं आगे डिस्कस, इसी पे सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। सी हियर, इस पॉइंट को देखिए, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड ही एब्सेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, जब लिगेंड एब्सेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5d जनरेटेड d ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जैसे कि ये देखिए, जब इस तरीके से बात करें 1 2 3 4, इस तरीके से 5 ऑर्बिटल बन गया, तो ये क्या बोलता है, dxy dyz dzx, है ना, dx² - y² एंड dz², यस सर नो जी। ये सारी चीज़ें होने के बाद इस केस में कहता है अगर लिगेंड नहीं है तो भाई रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होता एनर्जी नहीं बढ़ेगा। अब एनर्जी बढ़ता है तो ये टूटता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सी हियर, ये देखिए dxy, यानी कि जो एक लोब यहाँ पे ऐसे और एक लोब ऐसे, यानी कि 45 डिग्री पे, dyz 45 डिग्री पे, dzx 45 डिग्री, यानी कि जो x और z के प्लेन में और y z के प्लेन में, और क्या बोलते हैं x और y के प्लेन। बट इसी के केस में देखिए ये होता है dx² y², ये ध्यान रखना, dy² कभी न लिख देना dy² - x², नो, इट्स रॉन्ग। नोटेशन जो है वो है जो dx² - y² एंड dz², ठीक है। तो देखिए dx² y² यानी कि dx² पॉजिटिव है और y² क्या लिखा है, निगेटिव, यानी कि ये क्या बात करें, -y², यानी कि ये इस पॉइंट पे रखा है, ये इस पॉइंट पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये dx² - y²। और dz² बोलते हैं, यहाँ पे एक लोब ये है, आपको मैं बता दूं, सी हियर, यहाँ से शायद आप विजुअलाइज नहीं कर पाओ, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। इस साइड से आप देखिए, इस साइड से, मैंने कहा इस साइड से देखिए, देखिए ये वाला केवल दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ऊपर वाला लोब दिखाई देगा, नीचे वाला, यही चीज़ है, ये चीज़ है। ये फ्रंट वाला लोब, ये देखिए, ये आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला लोब दिखाई दे रहा है, केवल ये वाला, तो ये वाला लोब है, और उसके ऊपर लोब होगा, उसके नीचे लोब होगा, ये तो ऊपर लोब हुआ, इसके नीचे लोब हुआ, और ये क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, ये दीज आर द जेड, और ये एक्स पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं dz², ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एज्यूमिंग दैट 6 लिगेंड, पहले हम बात करते हैं 6 लिगेंड के बाद में, एज्यूमिंग दैट 6 लिगेंड आर अप्रोचिंग फ्रॉम XYZ प्लेन, तीनों प्लेन से 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो तीनों प्लेन से 6 लिगेंड आ रहे हैं, इसका मतलब साफ पता चलता है, जो XYZ की बात कर रहे हैं, देखो x y और z, ठीक है। यहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ से अप्रोच करेगा, पहला ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा, दूसरा, ये 2 प्लेन हो गया, और जेड एक्सिस यहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो 6 लिगेंड अप्रोच किया, जब 6 लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या हमने सीखा कि इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी खुद का, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में रिपल्सन, तो कहता है जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। बस इतना ही बातें समझें, हम आगे समझाते हैं आपको। जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, सी हियर, ये क्या है, यहाँ पे देखो, अगर इसके लिए दो मैं डायग्राम ना बना के एक ही डायग्राम बनाता हूँ, एक ही में बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये अगर ऐसे है,
ये ऐसे है तो इसको क्या बोलिएगा, dx² माइनस y², पहला। ओके, अगर यहाँ से बना दूँ तो क्या बताइएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ, dxy, यस सर नो बोलो जी। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। मैं आपसे पूछता हूँ कि लिगेंड जो आ रहा है 6 डायरेक्शन से आ रहा है, कौन कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस से आ रहा है। आपको ये बताना है जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा। तो सी हियर, ये देखिए, अगर ये x एक्सिस से आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है, एक x एक्सिस से यहाँ से आ रहा है, y एक्सिस से यहाँ से आ रहा है, y एक्सिस से यहाँ से आ रहा है, और z एक्सिस के लिए वहाँ जहाँ तक बात करें तो इस केस में z एक्सिस क्या होता है, आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि इसके बात करें आउट ऑफ द बोर्ड, आप इसके ऊपर कलम रखो, कलम का पॉइंट रखिए और कलम आपकी तरफ जो आ रहा है उसको बोलते हैं z एक्सिस। तो z एक्सिस से कोई चीज़ यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब तो हमारे पास देखिए डायरेक्ट ये लोब जो है, इस केस में एक बार समझ ले, इस केस में देखिए ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से, और ये जो लोब बताता है जी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। अगर ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है डायरेक्ट इसको, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा या फिर यहाँ से रिपल्सन यहाँ पे अप्रोच करेगा। ये तो लोब इस साइड में है ना, ये लोब इस साइड में है ना, तो ये तो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है ना, इस सेंट्रल मेटल एटम के, इसका मतलब कि 45 डिग्री के इन दोनों के बीच में गैप है, और ये कितना 0 डिग्री के गैप है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोब पड़ा है उसी तरीके से हिट कर रहा है यहाँ से। तो ऊपर वाला में रिपल्सन ज़्यादा होगा कि नीचे वाला में रिपल्सन ज़्यादा होगा, ऊपर वाला में रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या बोलते हैं, x पे ये है डायरेक्ट, तो उधर से लोन पेयर आ रहा, तो लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का भी और इलेक्ट्रॉन यहाँ का भी, दोनों का रिपल्शन होगा, यस और नो। अब बोलेंगे जी ये जो ऑर्बिटल बनाए हैं वो कहाँ से बनाए हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम का d ऑर्बिटल बनाए हैं। इसमें हमारे पास यही दिखाया जाता है, जो s के केस में ये होता है, p के केस में ये होता है, d के केस में ये होता है, कहा जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ऐसे बताया जाता है, बाकी रीजन में नहीं बताया जाता। इसमें बताया जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसमें बोला जाता है पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो डायरेक्ट यहाँ पे जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि ये वाला जो स्थिति है, ये वाला की स्थिति में उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो हमने क्या कहा, जब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास भी, और सेंट्रल एटम के पास है उसके पास भी, दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने क्या कहा जी, ये dx² y², कौन सा बात है, ये वाला, और ये क्या है dx² y², ऐसे। तो दोनों लोब नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ पे भी 4 लोब हो जाएगा, तो इसके लेकर के क्या है, ये है ये क्या बोलते हैं, ये वाला dxy, ये लोब जो है वो क्या है dx² y²। इसका मतलब रिपल्सन किस में सबसे ज़्यादा, ये देखिए dx² माइनस y² में रिपल्सन ज़्यादा एज कम्पेयर टू द dxy, यस सर नो बोलो, क्योंकि जी ये 0 डिग्री पे आ रहा है और ये क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा था, ये हेड डाउन, इसके ऊपर भी 0 डिग्री पे आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पे लो पड़ा हुआ ना, यहाँ पे लो, यहाँ से तो लिगेंड नहीं आ रहा है, यहाँ से लिगेंड नहीं आ रहा है, लिगेंड कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, dxy का एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और dxy का एनर्जी लेवल कम होता है, यस सर नो, यस। अब एनर्जी लेवल जब जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो dxy ग्रेटर देन, यस, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें समझ में आया, 2 चीज़ें, जब इस तरीके से टूटता है ना, तो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनाया था मैंने, क्या ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, ऐसे, जब ऐसे बनाया था हम इसको बोला dz² बताया था। लिगेंड जब यहाँ से डायरेक्ट आएगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। लिगेंड जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इसका मतलब मोर एंड लेस dx² माइनस y² dz², क्योंकि ये एक्सियल है, दोनों एक्सियल है, इन दोनों के एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा और इन तीनों के एनर्जी लेवल काफ़ी कम, यानी कि इन दोनों की एनर्जी लेवल लगभग सेम, इन तीनों का एनर्जी लेवल लगभग सेम, लगभग नहीं, इसका सेम और इसका सेम, इसका सेम, इसका सेम एनर्जी, इसी को बोलते हैं, अब आपको देंगे ईजी सेट बोलते हैं, इसके बोलते हैं ईजी सेट, इसको बोलते हैं T2G सेट। इसका नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता और नाम से कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना, सेट तो दोनों ही है, बस इसमें 2 टर्म है तो इसलिए ईजी बोलते हैं,
इसमें 3 टर्म है तो T2G 3 टर्म बोलते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, याद रखने की तरीका और कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं ईजी सेट, इसको बोलते हैं T2G सेट। तो ईजी सेट क्या है, ज़्यादा है, और T2G सेट कम है इन केस एनर्जी लेवल, ठीक है। किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जब 6 लिगेंड होगा। अगर 6 लिगेंड का क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का सिचुएशन में बात करें जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, उसके बारे में। तो ये चीज़ें देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल पड़ा हुआ था, ये d ऑर्बिटल को 2 पार्ट में तोड़ेगा। ये d ऑर्बिटल 2 पार्ट में तोड़ेगा, यानी कि dxy, dyz और dzx, कुछ भी कह सकते हैं, dx² - y² और dz², ठीक है। यानी कि इन दोनों की एनर्जी लेवल अलग और इन तीनों के एनर्जी लेवल अलग, राइट। आइए, अब इसी को बोलते हैं, जो एनर्जी लेवल की गैप होती है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में गैप होती है, इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट। नॉट नहीं है, डेल्टा ओ फॉर ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसको बोलता है ओ फॉर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा ओ लिखते हैं, राइट। अब देखिए डेल्टा, दीज आर द ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, इट्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, हाँ ऑक्टाहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये एक एनर्जी का सिंबल है। ये अब डेल्टा माने चेंज होता है, चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एनर्जी का सिंबल है। पहले कितना था और उसको टूटने के बाद से एनर्जी दोनों में कितनी की चेंजिंग है, तो डेल्टा नॉट, इसको बोलते हैं क्या, इट्स कॉल्ड डेल्टा नॉट, ठीक है। एनर्जी लेवल पहले कुछ और बाद में कुछ और, तो इसका नाम देते हैं दैट्स कॉल्ड डेल्टा नॉट। नॉट क्यों लगाया, इट्स ऑक्टाहेड्रल, दीज आर द सिंबल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ओके, नाउ डीजेनरेसी इज लॉस्ट इन प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड। क्योंकि ये डीजेनरेसी कब कहते हैं, ये जो होता है पांचों के पांचों होते हैं, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। बट ये टूट जाएगा जब 2 पार्ट में, तो इसको बोलते हैं ये डीजेनरेसी लॉस हो गया। मैं दिखाता हूँ, जो ऊपर में 2 टूटता है, नीचे में, क्योंकि ये एनर्जी लेवल अभी मैंने पढ़ा था, ये ईजी का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, T2G का एनर्जी लेवल कम होता है। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर ड्यू टू स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब ये क्या होता है, जब टूटता है, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो होते हैं, ये 2 पार्ट में जब टूटते हैं, तो टूटने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है इसको, और उसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर्ड, मिल जाता है ड्यू टू स्प्लिटिंग इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको कैलकुलेशन तो खैर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट। अब केस नंबर 1 में ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड के बारे में बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डीजेनरेटेड, इसको बोलते हैं क्या, इट्स कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ऐसे बोलते हैं। बट ये जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे लिगेंड अप्रोच करता है, चारों तरफ से अप्रोच करता है लिगेंड, वैसे ही क्या होता है, जैसे अप्रोच करेगा इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी बढ़ करके यहाँ चली गई और 5 ऑर्बिटल। अभी देखिए, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, अब ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्रेक दिखाने का मतलब है इसकी एनर्जी लेवल ऐसी है, ये बढ़ता है और ये टूटता है। अब कहेंगे सर यहीं से क्यों नहीं टूट गया, अरे तो पहले तो एनर्जी लेवल इसकी बढ़े तो टूटने के लिए तक पहुँचे तो सही, एनर्जी लेवल यहाँ तक था, उसके बाद से बड़ा यहाँ तक गया। यहाँ एनर्जी लेवल जब इतना हो गया पाँचों का, तो अब इसे बर्दाश्त नहीं, अब ये टूटा तो ऊपर में गया, तो क्या बोलते हैं ईजी, मैंने अभी बताया। तो देखिए dx² - y² dz², ठीक है, इसको बोलते हैं ईजी। और ये एक टूटता है, तो यहाँ पर dxy dyz dzx, तो बोलते हैं T2G, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जब भी एनर्जी होगा तो इस पांचों से एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा होगा, इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। पांचों ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में है, जो ये लेवल जो है, इससे एनर्जी लेवल इसकी ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज ज़्यादा होगा, जितना भी हो इससे एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा होना है। चूँकि एनर्जी लेवल जब लिगेंड बढ़ाएगा, रिपल्सन बढ़ेगा, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये dxy dyz dzx और इसी को बोलते हैं T2G, ठीक है।
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द डेल्टा नॉट। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हूँ डेल्टा नॉट, यहाँ लिखा हूँ ना डेल्टा नॉट, ठीक है। अब डेल्टा नॉट ये होता है, इसी को इन दोनों के बीचों बीच का जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड बोलते हैं एवरेज एनर्जी, जिसको बारी सेंटर बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको देता है क्वेश्चन में बारी सेंटर, आपको नाम देता है, तो बारी सेंटर बोले तो एवरेज एनर्जी, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों के एवरेज एनर्जी जो होता है उसको बोलते हैं बारी सेंटर, ठीक है। ठीक है, हमने कहा जो यहाँ तक का एनर्जी लेवल दोनों का सेम था, यहाँ से एनर्जी लेवल उठा, यहाँ पे बढ़ा, पांचों के एनर्जी लेवल बढ़ा, लेकिन अब इसके बाद से जैसे एनर्जी बढ़ाए तो ये टूट गया ऊपर, ये भाग गया नीचे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, मोर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ज़्यादा गया, और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि ज़्यादा लो एनर्जी हो गया, स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन कर लिया ये वाला, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या सीन होता है, ये डेल्टा नॉट बता दिया। अब ये बारी सेंटर जो होता है, जो एवरेज एनर्जी यहाँ पे था, अगर वही एनर्जी यहाँ आना चाहिए, दोनों को मिक्सअप कर दें तो इसीलिए यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पॉइंट होता है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर वाला माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? ओके। अब देखिए ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, ऐसा क्या मतलब है? तो एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तो दो ऑर्बिटल है, अगर दो ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 हो सकते हैं। चलो भाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तीन ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बैठ सकते हैं भाई? 6 हो सकते हैं। व्हाट द रिजल्ट ऑफ इट? 2.4 प्लस, व्हाट द रिजल्ट ऑफ इट? माइनस 2.4, प्लस माइनस मिल करके 0 हुआ कि नहीं हुआ था, यानी कि एवरेज एनर्जी यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी के बारे में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं ये वाला 0.6 डेल्टा नॉट बोलते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जब 4 से और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाता है, उसी के आधार पर उसको बांटा गया है। मैंने इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसी के आधार पर ही बांटा गया है। दैट्स वाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है जो वो क्या है। तो क्या बता दिया मैं, 0.6 डेल्टा नॉट होता है ऊपर वाला, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ये -4 माइनस प्लस 6 क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के इक्वल टू 2.4, इसका भी 2.4, इसका भी 2.4 आता है। ये माइनस में आता है, ये सॉरी ये प्लस में आता है, ये माइनस में। दैट्स ऑल, राइट राइट। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डेल्टा नॉट दे दिया। और ये देखिए डेल्टा नॉट जो होता है ना, उसको बोलता है 10dq से, हियर डी और स्मॉल क्यू ऐसे बोलते हैं, dq। डेल्टा नॉट यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को बोलते हैं 10dq बोलते हैं। ये dq का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देखिएगा, सी हियर, यहाँ पे देखो, डेसी क्वांटा, इसको बोलते हैं डेसी क्वांटा। ये प्रैक्टिकल है आपके लिए, इसके लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कि डेल्टा नॉट बराबर 10dq कहाँ से है, तो दे जाते प्रैक्टिकल थिंग 10dq आता है, इसी को बोलते हैं डेसी क्वांटा, ठीक है। तो डेल्टा नॉट बराबर 10dq, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब डेल्टा नॉट क्या था? डेल्टा नॉट क्या होता है? स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी है, तो ये देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी। और एनर्जी बराबर क्या होता है? ई बराबर hc बाई लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है? hc न्यू बार, ऐसा सॉरी एच न्यू बराबर 1 बाई लेमडा बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव नंबर, या नंबर ऑफ वेव की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए 1 बाई लेमडा बराबर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे लेंगे hc वेव नंबर, ऐसे वेव नंबर, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा, चूंकि ये एनर्जी का फॉर्म में दे जाते डेल्टा नॉट, यही और डेल्टा नॉट बराबर hc बाई लेमडा, एच न्यू और hc लेमडा बार, इसको बोलते हैं लेमडा बार, यानी कि वेव नंबर के बराबर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैं थोड़ा सा आज स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि जो आपको चीज़ों को समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम बिल्कुल जादू है। नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने होते हैं, तो ये देखो Nt2G कितने होते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैलकुलेट करना है। तो हमने तो आपको फुल दिखा दिया, मैंने बता दिया जो नीचे में 3 है तो इसके लिए, ऊपर में 2 है तो इसके लिए, वही तो फुल करके मैं दिखा दीजिए ऐसे ऐसे होता है। लेकिन जब आप उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो कितने हैं कितने नहीं आपको क्या पता, तभी उसी को तो कैलकुलेट करना है, नहीं तो ऑलवेज 0 हो जाता है, तो ऑलवेज 0 होता है। तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इनटू इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये निचला पार्ट है, निचला पार्ट ये क्या बोलते हैं, बारी सेंटर की बोलते थे। यहाँ से यहाँ तक की बात करते थे क्या, 0.4 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट बात करते, ठीक है। खैर
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 होते थे, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए n ऑफ T2g इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस n ऑफ Eg यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg लेवल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सॉरी इंटू है, इंटू प्लस में कर दीजिए, ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साइन कन्वेंशन तभी तो जीरो होगा, और ये लिखिए प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस n डैश इंटू पी, ये थोड़ा सा अलग है टर्म, जो n डैश इंटू पी क्या है। तो पहले यही तो समझ लें, जो n डैश वो उसको बोलते हैं जो नंबर ऑफ पेयरिंग काउज्ड बाय लिगेंड। यहाँ पे जो पेयरिंग की बात कर रही है, जैसे सपोज दैट ये पेयरिंग हो रहा है, ये पेयरिंग हो रहा है, ये लिगेंड के वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हमने CFT के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा, सॉरी VBT के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा, VBT ने लिगेंड का स्ट्रेंथ के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया, इन्फॉर्मेशन दिया था तो हमने लिगेंड को हमने क्या करता है, इसको शिफ्ट कराते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, ये जो पेयरिंग होता है, जो मैंने ये पेयरिंग की बात किया, ये लिगेंड की वजह से होता है। तो यही चीज़ है, नंबर ऑफ पेयरिंग काउज्ड बाय लिगेंड। अब देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो एक ही पेयरिंग हुआ ना, किसके वजह से हुआ है, लिगेंड की वजह से एक पेयर हुआ। अगर सपोज थोड़े देर के लिए मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता, तो इसको हटा दो, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, इसके लिए यहाँ पेयरिंग कराते, इसके लिए क्या करते, यहाँ पेयरिंग कराते। तो हाउ मेनी पेयर पॉसिबल, कितने पॉसिबल हुआ आपके पास, नंबर ऑफ पेयरिंग कितने पॉसिबल हुए, 1 2 और यहाँ पे कितने हुए, दो वैकेंट हो गया, ये वाला वैकेंट है, ये वाला वैकेंट, चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकले। तो अब यहाँ पे आपको n डैश का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, तो 2 पेयरिंग हुआ, 1 पेयरिंग 2 पेयरिंग, चूंकि लिगेंड के द्वारा 2 ही पेयरिंग हो पाया। तो यही बोला है नंबर ऑफ पेयरिंग काउज्ड बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा कितना, इसको बोलते हैं n डैश, यानी कि 1 2 3 4 व्हाटएवर। ओके, अब बोलता है पी क्या है, एक नया टर्म आता है, तो इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है, इसके बारे में कैसे समझे, तो थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं, बट इतना ही समझिए, ये पेयरिंग एनर्जी जो होता है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड टू काउज द एक्स्ट्रा पेयरिंग। देखिए ये क्या मतलब बनता है भाई, पेयरिंग एनर्जी, P फॉर पेयरिंग एनर्जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू काउज एन एक्स्ट्रा पेयरिंग। एक्स्ट्रा पेयरिंग मतलब यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेयरिंग 1 2 3 4 5 हुंस रूल से भर दिया, ये ऐसे कर दिया। अब इसको पेयर होने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, इसको पेयर होने के लिए एनर्जी कुछ तो चाहिए। ये किसके वजह से होता है, लिगेंड की वजह से। लिगेंड क्या करता है, लोन पे रिपल्सन देता है, यानी कि एनर्जी बढ़ जाता है। तो यही एनर्जी जो बढ़ता है, जो एनर्जी बढ़ता है ना, उसी को बोलता है दीज आर कॉल्ड द पेयरिंग एनर्जी। इसके वजह से, इस लिगेंड की वजह से अगर पेयरिंग करता है, दैट इज कॉल्ड द पेयरिंग एनर्जी। और एन क्या बोलता है, एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स, यानी कि कितने पेयर बनेंगे, ये वाला शिफ्ट यहाँ करेगा, ये वाला शिफ्ट यहाँ करेगा, नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, 2। लेकिन यहाँ पे क्या, मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये P फॉर पेयरिंग एनर्जी, यानी कि पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये पेयरिंग एनर्जी कहाँ से आएगा, कैसे समझेंगे, तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जो पेयरिंग एनर्जी इतना है, और इसके बाद से आपका डेल्टा यानी कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी इतना है, सब बातें दी रहेगी। बस थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए, यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, P फॉर पेयरिंग एनर्जी उसी को बोलते हैं जो लिगेंड आता है, रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ा देता, तो उसी एनर्जी की वजह से वो पेयर करता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी कहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते, हमारे पास गिवन होता है। देखते हैं कैसे। तो पेयरिंग एनर्जी इट इज रिक्वायर्ड टू काउज द पेयरिंग, ठीक है। अब देखिए एनर्जी फॉर रिपल्सन ओवरकम, यानी कि ये जो होता है रिपल्सन जो हो रहा है, इस केस में कहता है एनर्जी फॉर रिपल्सन ओवरकम। रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इस केस में पेयरिंग एनर्जी के बारे में। अब रिपल्सन के बारे में क्या बोलता है, देखो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये रिपल्सन होगा ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ तो रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को रोकने के लिए ताकि ये शिफ्ट कर दे यहाँ पे एकदम रहे, यानी कि तो हमको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो यहाँ रह पाएगा ये, जिसके वजह से इसको बोलते हैं क्या कि ये पेयरिंग एनर्जी। यानी कि ओवरऑल मिलाकर के पेयरिंग एनर्जी यही समझिए, जो पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड द पेयरिंग एनर्जी, दैट्स ऑल। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा हम लोग को इसमें नहीं देखना। वेल, अब बात करते हैं D1 D2 D3 D8 D9 D10 के केस में क्या होगा। D1 क्या है भाई, तो कन्फिग्रेशन लिखते हैं, यानी कि ये 1s2 2s2 2p6 है ना,
2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 एंड 3d1, या हो सकता है 3d2, या हो सकता है 3d3, या हो सकता है 3d4, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे यहाँ पे डिसीजन लेता था। देखिए d1 होगा, d2 होगा, d3 होगा, d8 होगा, d9 होगा, d10 होगा, इन सब के केस में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी होगा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस हम इन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चले, क्योंकि यहाँ से मैं शुरू करूँगा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, दैट्स वाई आई विल वॉच इट। यहीं पे हम इसको रोकते हैं। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।